सुनिएगा भैया, आज का जो टॉपिक है वो जो नॉर्मल वनडे एग्जाम है उनके लिए अति से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसका भैया नाम है अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी तंत्र। इसे बोला जाता है भैया एंडोक्राइन तथा एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी तंत्र, इससे भाई साहब किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं पेपर में, पहले तो सुनिएगा। इससे जो प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है ना। इसके बाद भैया अगर हम लोग बात करें कि किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, इस टाइप का प्रश्न बनता है इसमें। फिर अगर हम लोग बात करें कि भाई साहब कौन सी जो ग्रंथि है ये किसको नियंत्रित करने का काम करती है। इसके बाद भैया कौन सी ग्रंथि की लोकेशन कहाँ पे है, इस टाइप का प्रश्न बनता है, ठीक है ना। और किसका क्या काम चल रहा है, इस टाइप का प्रश्न पेपर में बनता है। अब अगर हम लोग बात करें भैया सबसे पहले कि इस टॉपिक का मेन बेस क्या है, तो क्या है, ग्रंथि है। क्या है, ग्रंथि। ये ग्रंथि को हम लोग कहते हैं ग्लैंड। ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड, ये ग्रंथि क्या होती है, पहला पॉइंट तो यही है। ग्रंथि क्या है कि अगर हम लोग बात करें तो मानव शरीर में कुछ ऐसे स्थान हैं या मानव शरीर में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो विशेष प्रकार का रसायन निकालते हैं। हमारे शरीर में कुछ पार्ट हैं, ये क्या निकालते हैं, विशेष प्रकार का रसायन निकालते हैं बच्चा। ये रसायन जो है, ठीक है ना, निकालते हैं। जो निकालता है वही क्या कहलाता है, ग्रंथि कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रंथि कहलाता है। और ये जो केमिकल है, रसायन जो है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक भैया कहलाता है एंजाइम और दूसरा कहलाता है हार्मोन। क्या कहलाता है, हार्मोन। तो पहला कौन है, एंजाइम, और दूसरा कौन है, हार्मोन। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिएगा सर, अगर हम लोग सिर्फ दो की बात करें, किसकी बात करें, एंजाइम की, और दूसरा भैया कौन है, हार्मोन। सुनिएगा ध्यान से, ये एंजाइम और हार्मोन में अंतर क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़े थे, एंजाइम्स पढ़े थे। एक पढ़ाया था कोशिका क्या सुसाइड बैग, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो बताया था उसमें भी क्या बताए थे, एंजाइम। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम है, इसे एंजाइम पैकेट कहा जाता है, इसे डाइजेस्टिव बॉक्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम निकालता कौन है, तो भैया ये निकालता है बहिःस्रावी ग्रंथियां। कौन निकालता है, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये क्या निकालती हैं, एंजाइम निकालती हैं। और इसके विपरीत जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये क्या निकालेंगे भैया, हार्मोन्स निकालती हैं। क्या निकालती हैं, हार्मोन्स निकालती हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा समझिएगा, ये जो एक्सोक्राइन है इन्हें क्या बोलेंगे, बहिःस्रावी। ये क्या निकालती हैं, एंजाइम। और जो एंडोक्राइन है इन्हें क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी। इसे अंतः से याद करना, शरीर के अंदर क्या रहेंगे, हार्मोन। और जो एंजाइम है ये कैसे याद करोगे, बहिःस्रावी। बहिःस्रावी से क्या होंगे, बाहर की ओर जाएंगे। अब बाहर की ओर याद करने के लिए है, ये ख्याल रखना। अच्छा, ये जो हैं ये होते हैं नलिका युक्त। क्या होते हैं, नलिका युक्त। अगर वैसा कोई कहीं जाएगा तो उसके लिए क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। तो ये पाइपलाइनें पड़ी हैं, नलिका युक्त हैं। और ये कैसे हैं, तो कैसे हैं, ये भैया नलिका विहीन है। इनमें किसी प्रकार की कोई नलिका नहीं पाई जाती है। यानी कि हार्मोन जो हैं सीधे हमारी बॉडी के काहे में घुल जाते हैं, ब्लड में, और ब्लड में घुलकर पूरी बॉडी या शरीर में संचरित होते हैं। तो ये कौन है, तो कौन है, हार्मोन्स हैं। ये कौन है, तो कौन है, हार्मोन्स हैं। और एंजाइम जो हैं इनके लिए अपना अपना रास्ता है, ये अपने रास्ते से जाते आते हैं और अपना कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद भैया अब यहाँ से फिर से दो बातें निकल के आई। अब प्रश्न ये बनता है कि ग्रंथियां कितने प्रकार की हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमारी बॉडी से कुछ विशेष पार्ट्स हैं, ये विशेष प्रकार का रसायन या केमिकल निकालते हैं। ये जो केमिकल है ये दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट इज एंजाइम और सेकंड इज हार्मोन। ये हार्मोन और एंजाइम के आधार पर ग्रंथियों की बात की जाए तो ये दो प्रकार की हो गई। एक तो भाई साहब एक्सोक्राइन क्या निकालेंगे, एंजाइम, और एंडोक्राइन क्या निकालेंगे, हार्मोन। अच्छा, अब प्रश्न बनता है ग्रंथियां कितने प्रकार की हैं। तब भैया आता है ग्रंथियों का पहला प्रकार क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथियां। ग्रंथियों का दूसरा प्रकार क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। कितने प्रकार की हो गई, दो। अब इसमें तीसरा और जुड़ जाएगा, इसमें आता है मिश्रित ग्रंथियां। क्या आता है भैया, मिश्रित ग्रंथियां।
कौन सी ग्रंथियां हैं? मिश्रित ग्रंथियां। अब इनका प्रश्न कैसे बनेगा सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या निकालती हैं? एंजाइम नहीं, एंडोक्राइन क्या निकालती हैं? हार्मोन। एक्सोक्राइन बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं? एंजाइम। अब मिश्रित ग्रंथियां, ये मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं, ये भाई साहब एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का उत्सर्जन करते हैं। हार्मोन्स दोनों रिड्यूस करते हैं कह सकते हैं, या दोनों निकालते हैं। तो वे ग्रंथियां जिनसे हार्मोन्स भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। सबसे पहले भैया अगर अब बात करें हम लोग आगे, ये जो ग्रंथियों का अध्ययन है, ये जो ग्रंथियों का अध्ययन है, ये कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अध्ययन की, ये जो भैया अध्ययन है ये कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं अंतःस्रावी विज्ञान का अध्ययन। अंतःस्रावी विज्ञान का अध्ययन कहा जाए तब भी यही आंसर है, और ग्रंथियों का अध्ययन कहा जाए तब भी यही आंसर है। दूसरी बात भैया, इसके जनक कौन है? अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? तो भैया इसके जनक कौन है? जनक, इसके जनक हैं थॉमस एडिसन। इसके जनक हैं थॉमस एडिसन। ये भाई साहब वह व्यक्ति नहीं है जिसने बल्ब बनाया है, ये ख्याल रखना, ये बायोलॉजी है, ठीक है ना। तो थॉमस एडिसन जो हैं ये काय के जनक हैं? अंतःस्रावी विज्ञान के जनक हैं। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक हैं, और इसके जनक भैया कौन है? तो कौन है? थॉमस एडिसन। अच्छा, दूसरे पहलू की अगर हम लोग बात करें, थॉमस एडिसन हो गए अंतःस्रावी विज्ञान के जनक। अच्छा, दूसरे व्यक्ति अगर बात की जाए तो यह शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो यह शब्द सबसे पहले एंडोक्राइन शब्द, अगर एंडोक्राइन शब्द की बात की जाए तो भैया ये दिया था सबसे पहले क्लाडी बर्नार्ड ने। क्लाडी बर्नार्ड ये व्यक्ति जो है जिसने कौन सा शब्द दिया है? एंडोक्राइन शब्द दिया है। क्या दिया भैया इसने? एंडोक्राइन शब्द दिया है, ठीक है। इसके बाद भैया अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं स्टैटिक जीके के जो बहुत अधिक पेपर में आते हैं, सुनिएगा। सबसे भैया पहला प्रश्न है कि अगर हम लोग बात करें कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की, तो अगर हम लोग भैया सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो भैया बच्चा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। इसे क्या कहते हैं? लिवर कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? स्मॉलेस्ट। तो भैया सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि। इसमें दो आंसर हैं, पहले पेपर में कौन आएगा? पीयूष ग्रंथि। कौन सा आएगा? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी है। अगर एक और आ गया पीनियल, तो भाई साहब अगर दोनों लिखे मिल जाए तो क्या करोगे? पीनियल करोगे। तो भाई साहब ये जो पीनियल ग्रंथि है ये सबसे छोटी ग्रंथि है, और दूसरा क्या है? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। पेपर में कौन सा आता है? पीयूष। इसी का नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और यही कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? छोटी ग्रंथि है। इसके बाद भैया तीसरा प्रश्न, अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ी अंतःस्रावी, अब स्पेशल हो गया भैया, सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। कौन सी है? थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? ये कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। ये थायराइड ग्रंथि भैया कहाँ है? ये थायराइड ग्रंथि कहाँ है? तो कहाँ है? गले में है। कहाँ है? तो कहाँ है? गले में है, ठीक है ना। तो ये जो भैया थायराइड ग्रंथि है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कैसी है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। चौथा भैया आता है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो बच्चा मानव शरीर की सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड जो है वो कौन सी है भैया? अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय। इसी को पेनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज कहते हैं। इससे जो जूस निकलता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। इसे पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। और इसके बाद भैया आता है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। ये जो भैया अग्नाशय है यही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पेनक्रियास कहलाता है, और ये लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड है हमारे शरीर की। इसके बाद भैया इसके बाद आता है कि हम लोगों ने अभी क्या बात करी? दो भागों में बात करी। एक तो कौन सी ग्रंथियां हैं? अंतःस्रावी, और दूसरी कौन सी हैं?
बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो क्या निकालती हैं, हार्मोन्स। क्या निकालती हैं, हार्मोन्स। और बाह्य स्रावी वे ग्रंथियां जो क्या निकालती हैं, एंजाइम्स निकालती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो एंजाइम निकालती हैं, बाह्य स्रावी क्या निकालती हैं, हार्मोन निकालती हैं। थोड़ा अलग अलग चर्चा करते हैं। पेपर में एक प्रश्न सीधा सा आता है, निम्न में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और निम्न में कौन सी कैसी हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं। सुनिएगा सर, सबसे पहले अगर हम लोग अंतःस्रावी की बात करें तो अभी पढ़ा था एक कौन सी ग्रंथि थी, पीयूष ग्रंथि। इसी को मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये कैसी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। एक और पढ़ा था अभी थायराइड। ये जो थायराइड ग्रंथि है ये भी कैसी है, अंतःस्रावी है। इसी का एक और भैया है पैराथायराइड। ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है ये भी भैया कैसी है, अंतःस्रावी है। इसके बाद भैया आता है एक ग्रंथि है पीनियल। ये जो पीनियल ग्रंथि है ये भी कैसी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके बाद एक आता भैया है, अच्छा उस दिन पढ़ा था किडनी के ऊपर, किडनी के दोनों किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल। कौन सी है, एड्रिनल ग्रंथि। ये जो भैया एड्रिनल ग्रंथि है ये भी कैसी है, अंतःस्रावी है। एक भैया है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, किस ग्रंथि के विलुप्त होने से बुढ़ापा आता है, कौन सी है, थाइमस। ये कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये ग्रंथियां कैसी हैं बच्चा, अंतःस्रावी। अब बहिःस्रावी की बात करते हैं। सबसे पहले है श्वेत ग्रंथियां। ये जो श्वेत ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां, इनसे क्या निकलता है, पसीना। इनसे क्या निकलता है, पसीना और सीबम। ये बताए थे भैया, हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है, स्किन। मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है, स्किन। और स्किन के ऊपर क्या है, श्वेत ग्रंथियां हैं। इन श्वेत ग्रंथियों से क्या निकलता है, पसीना और सीबम निकलता है। इसके बाद भैया दूसरी है अश्रु ग्रंथियां। इसे बोलते हैं लैक्रिमल, लैक्रिमल ग्रंथि। इसे क्या बोला जाएगा, अश्रु ग्रंथियां। ये जो भैया लैक्रिमल है, अश्रु ग्रंथियां हैं, इनसे क्या निकलता है, आंसू। क्या निकलता है, आंसू। अब इनसे आंसू निकलता है तो आंसू कहां जाएगा, बाहर। तो भैया बाहर जाएगा। तो ये कैसी ग्रंथि है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। इसके बाद भैया आती है दुग्ध ग्रंथियां। क्या आती हैं, दुग्ध ग्रंथियां। ये भैया जो दुग्ध ग्रंथियां हैं ये भी कैसी ग्रंथियां हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं। दुग्ध ग्रंथियां भी कैसी हैं भैया, बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं। इसके बाद भैया अगर हम लोग बात करें श्लेष्मा ग्रंथियां, श्लेष्मा ग्रंथियां भी कैसी हैं, तो कैसी हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं। कैसी हैं, तो कैसी हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं। इसके बाद भैया आता है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां भी जो हैं ये कैसी हैं, तो कैसी हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियों की संख्या मानव शरीर में कितनी है भैया, 3 पेयर। टोटल कितनी है, ये 6 हैं। और बताया था भैया सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड है। ठीक है ना। तो हम लोगों को बस अब इनके बारे में पढ़ना है। एक चीज और सुनिएगा भैया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं, हार्मोन्स निकालती हैं। क्या निकालती हैं, हार्मोन्स निकालती हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं, एंजाइम निकालती हैं। क्या निकालती हैं, एंजाइम निकालती हैं। अच्छा अब दोनों बातें समझना फिर से ध्यान से। अगर हम लोग इनका बात करें, जो हार्मोन्स हैं ये जल में अघुलनशील हैं। ये जल में अघुलनशील हैं, ये पानी में घुलते नहीं है। अच्छा श्वेत ग्रंथियों से क्या निकलता है, पसीना। पसीना पानी में घुलनशील है, अघुलनशील है, घुलनशील है। अच्छा दुग्ध ग्रंथियां, दूध पानी में घुलनशील है, अघुलनशील है, घुलनशील है। लार, लार पानी में घुलनशील है कि अघुलनशील है, घुलनशील है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जितने भी एंजाइम हैं ये जल में कैसे हैं, घुलनशील हैं। जल में कैसे हैं, घुलनशील हैं। और जितने भी हार्मोन्स हैं ये जल में कैसे हैं, अघुलनशील हैं। जल में कैसे हैं अघुलनशील हैं। ठीक है ना। फिर सुनिएगा भैया कि कौन कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी है, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी है, पैराथायराइड ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है। और एक भैया इसमें और आ जाएगा जनन ग्रंथि। इसे गोनेट्स कहते हैं। ये जनन ग्रंथियां भी जो हैं ये कैसी हैं, तो कैसी हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अच्छा दूसरा भैया हम लोगों ने क्या पढ़ा, बाह्य स्रावी ग्रंथियां। बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं, एंजाइम निकालती हैं। और एंजाइम जल में कैसे हैं, घुलनशील हैं। एंजाइम जल में कैसे हैं, घुलनशील हैं। ठीक है ना। अच्छा कौन कौन सी ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, तो श्वेत ग्रंथियां हैं। इसके बाद कौन है, लैक्रिमल ग्रंथि है, दुग्ध ग्रंथियां हैं, श्लेष्मा ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां हैं। ये सब कैसी ग्रंथियां हैं भैया, ये सारी की सारी बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, इतने में कोई समस्या।
अब भाई साहब एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। एक एक करके अगर पढ़ने का प्रयास करते हैं तो भैया सबसे पहले कौन सी ग्रंथि आती है? सबसे पहले आती है पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसी को पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पीयूष ग्रंथि अगर कहाँ है तो भाई साहब ये हमारे कहाँ है? मस्तिष्क में है, ब्रेन में। और मस्तिष्क में एक हड्डी है, हड्डी का नाम क्या है? स्फेनॉइड। ये स्फेनॉइड बोन के पास स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, एक जगह है यहाँ पे सेल टर्सिका। सेल टर्सिका, इस सेल टर्सिका में स्थित है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि स्थित है। स्फेनॉइड बोन के पास है, सेल टर्सिका में, मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि बैठी है? ये पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों पर भी नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यानी पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स अन्य ग्रंथियों पर भी कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एक और बताया था, ये कैसी ग्रंथि है? छोटी वाली भी है, लेकिन अगर पीनियल साथ में मिल जाए तो आंसर क्या होगा? पीनियल ग्रंथि होगा। इसके बाद भैया इसका वजन कितना है? इसका जो वजन है 0.6 ग्राम है, लेकिन अगर इसका वजन गर्भवती महिलाओं में पूछा जाए, गर्भवती महिलाओं में, तो बच्चा गर्भवती महिलाओं में इसका वजन 0.7 से 1 ग्राम तक होता है। ये इसका आकार कैसा है? इसका आकार कैसा है? तो मटर के दाने के समान है, मटर के दाने के समान है। ये इस प्रकार से है, ये ऐसे मटर का दाना होता है। कहीं कहीं इसे क्या बोलते हैं? ये 6 के आकार की है, ठीक है ना। तो ये मटर के दाने के समान है और इसे कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है? इसे मटर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मटर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके बाद भैया ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये ग्रंथि कई सारे हार्मोन्स निकालती है। सुनिएगा, जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा पेपर में आता है वो है एसटीएच हार्मोन। ये भैया जो एसटीएच हार्मोन है, इसे बोला जाता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, ये हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहलाता है। इसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं, इसी को ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, इसी को ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। अब इसे दो बातें हैं। पहले तो भैया अगर मानव शरीर में इसकी कमी हो जाए तो आदमी को बीमारी होगी। क्या बीमारी होगी? बौनापन, इसे ड्रॉवरफिज्म कहते हैं। अगर इसकी अधिकता हो जाए, अधिकता में एक बीमारी और होगी, इसे बोलते हैं भीमकायत्व। कायत्व, अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या बन जाओगे? खली। कम बन जाओगे तो क्या बन जाओगे? बौनिया, ठीक है ना। यानी कि एसटीएच हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी है? बौनापन। एसटीएच हार्मोन की अधिकता से कौन सी है? भीमकायत्व। यानी कि मानव शरीर में जो लंबाई बढ़ाने वाली बातें हैं, लंबाई बढ़ाने का काम किसका है? एसटीएच हार्मोन का है। जितनी भी लेंथ बढ़ाने, लंबाई बढ़ाने की मेडिसिन आती हैं, उन सब में कौन सा हार्मोन पड़ा है? एसटीएच हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? एसटीएच हार्मोन है। यह एसटीएच हार्मोन क्या करता है? वृद्धि या ग्रोथ को बढ़ाने वाला हार्मोन है। ये बोन्स की लंबाई में वृद्धि करता है। कौन सा हार्मोन है? ये एसटीएच हार्मोन है। इसके बाद भैया दूसरा जो हार्मोन है, इसका नाम है टीएसएच हार्मोन। दूसरे हार्मोन का भैया क्या नाम है? टीएसएच हार्मोन। ये जो टीएसएच हार्मोन है, इसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो टीएसएच हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो थायराइड ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? टीएसएच हार्मोन। बताया था ना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों के हार्मोन्स को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसके बाद भैया एक और हार्मोन है, इसका नाम है एसीटीएच हार्मोन। ये जो भैया एसीटीएच हार्मोन है, इसे बोलते हैं एड्रिनल क्वार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन है? एड्रिनल क्वार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन को कंट्रोल करता है। ये एड्रिनल हार्मोन को या एड्रिनल ग्रंथि के जो हार्मोन हैं, उन्हें क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये एसीटीएच हार्मोन कौन निकालता है? पीयूष ग्रंथि निकालती है। कौन निकालता है? पीयूष ग्रंथि निकालती है। इसके बाद आता है भैया एक एडीएच हार्मोन। ये जो एडीएच हार्मोन है, इसे बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये हमारे शरीर में वाटर बैलेंस, जल संतुलन, ये जल संतुलन तो बनाता है, लेकिन किस ग्रंथि के साथ मिलकर बनाता है? थायराइड ग्रंथि के साथ मिलकर बनाता है। तो एडीएच हार्मोन भी भैया कहां से निकलता है?
पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है ये हमारे शरीर में वाटर बैलेंस यानी कि जल संतुलन को बनाने का काम करता है। इसके बाद भैया आता है जीटीएच हार्मोन। ये जो जीटीएच हार्मोन है इसे भाई साहब कहा जाता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये जो जीटीएच हार्मोन है इसे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। ये क्या काम करता है? ये हमारे शरीर में जनन कार्यों को कंट्रोल करता है, जनन कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। इसके बाद भैया इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला है एफएसएच हार्मोन। इसमें दो टाइप के हार्मोन है। एफएसएच हार्मोन ये काय में है? पुरुषों में। पुरुषों में ये लैंगिक लक्षण विकसित करता है। दूसरा है एलएच हार्मोन। ये किसमें होता है? महिलाओं में। ये किसमें होता है? महिलाओं में। इसी में एक और आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इधर ऊपर लिख रहे हैं कौन सा आता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसी के अंतर्गत है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसे भैया प्रेम हार्मोन कहते हैं। इसे प्रेम हार्मोन कहते हैं। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसकी दो बातें आपने पढ़ी होंगी मार्केट में बढ़िया सी। आपने एक पढ़ा होगा कि लौकी को एक ही रात में बड़ा कर देना। वो बड़ा करने वाला इंजेक्शन काहे का है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन अगर आप लौकी में लगा दोगे तो लौकी भाई साहब रात भर में ही बड़ी हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात भाई साहब इसे भारत सरकार ने बैन कर दिया था, वापस से इसे बैन हटा दिया गया। दूसरी बात। तीसरी बात भैया यह बच्चे के जन्म में सहायक है। ये काय में सहायक है? बच्चे के जन्म में सहायक है। और बच्चे के जन्म में सहायक है इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रेम हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेम हार्मोन कहते हैं। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये दुग्ध निर्माण के लिए सहायक है। ये दुग्ध निर्माण के लिए सहायक है, ठीक है ना। अच्छा जो जानवर दूध नहीं देते हैं उन्हें भी काय का इंजेक्शन लगता है? ऑक्सीटोसिन। गांव में बोलते हैं किट लगवा लो। गांव में क्या बोलते हैं? किट। तो वो किट में मेन हीरो कौन है? ऑक्सीटोसिन है। इसके बाद जानवर क्या देने लगते हैं? दूध देने लगते हैं। यानी कि ये दुग्ध निर्माण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। सभी जगह पर यह बच्चे के जन्म में सहायक है ऑक्सीटोसिन। और इसी को क्या कहते हैं? प्रेम हार्मोन भी कहा जाता है। इसे भैया क्या कहा जाता है? प्रेम हार्मोन कहा जाता है, ठीक है ना। तो भैया ये जो हार्मोन है ये सारे के सारे हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। सबसे पहले भैया हम लोगों ने पढ़ा कौन सा? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ये भैया मटर के दाने के समान है। ये मस्तिष्क में स्फेनॉइड बोन के पास स्थित है। इसके बाद भैया ये जो ग्रंथि है इससे एसटीएच हार्मोन निकलता है। इसे क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इससे टीएसएच हार्मोन निकलता है। ये जो टीएसएच हार्मोन है इसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसके बाद भैया इससे एसीटीएच हार्मोन निकलता है, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला जो भाग है उससे हार्मोन्स निकलने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। इसके बाद एडीएच हार्मोन है। ये हमारे शरीर में क्या करता है? वाटर बैलेंस बना के रखता है। और जीटीएच हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। यह जनन कार्यों को नियंत्रित करता है। इसमें एफएसएच हार्मोन जो है पुरुषों में है और एलएच हार्मोन किसमें है? महिलाओं में है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रेम हार्मोन कहते हैं। यह दुग्ध निर्माण में क्या है? सहायक है, ठीक है। ये इतनी सारी कहानी किसकी है? पीयूष ग्रंथि की थी। इसके बाद भैया इसके बाद बात करते हैं अगली ग्रंथि का नाम है थायराइड। थायराइड ग्रंथि। ये भैया थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है अवटु ग्रंथि। इसे बच्चा हिंदी में क्या कहते हैं? अवटु ग्रंथि कहते हैं। सबसे पहले तो भैया ये है कहाँ? ये कहाँ पे है सुनना ध्यान से। हम लोगों ने कंठ पढ़ा था, याद हो कर दो। कंठ का ढक्कन है एपियोग्लोटिस। कंठ को लैरिंक्स कहते हैं। कंठ के नीचे एक नली तो श्वास नली है, दूसरी कौन सी नली है? फूड पाइप है। फूड पाइप कहाँ जाता है? आमाशय में। श्वास नली कहाँ जाती है? फेफड़ों में, ठीक है ना। इस कंठ के ऊपर ग्रसनी है। इस कंठ के ऊपर क्या है? ग्रसनी है। इस ग्रसनी पर यहाँ पर एक ग्रंथि बैठी है, ठीक है ना। ये जैसे कि कह सकते हैं ये भाई साहब पाइप है तो इसको इसे बैंड करके पकड़ी है श्वास नली के ऊपर। काय के ऊपर? श्वास नली के ऊपर। अब ये गले में है, कंठ में, ठीक है ना। लोकेशन समझ में आ गई इसकी। ये जो ग्रंथि है ये भाई साहब कहाँ है? गले में। कहाँ है? कंठ के पास है, ठीक है। अच्छा दूसरा पार्ट सुना भैया। ये किस आकार की है? यही भी लिखा है तितली की तरह है। ये कैसी है? तितली की तरह, बटरफ्लाई शेप में है। ये किस आकार की है?
बटरफ्लाई शेप में है। अभी एक पॉइंट बताया था भैया, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कैसी है, अंतःस्रावी है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि। क्या नाम है इसका, थायराइड ग्रंथि है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भैया सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये जो थायराइड ग्रंथि है ये हमारे शरीर में क्या करती है, आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करती है। क्या करती है, आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करती है। अच्छा, इसको कौन कंट्रोल करता है, तो अभी बताया था टीएसएच। इसको कौन कंट्रोल करता है, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन निकालेगा, पीयूष ग्रंथि। तो यह हार्मोन किसके, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद भैया, इसके बाद यह दो टाइप के हार्मोन निकालती है। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। पहला हार्मोन है थायरोक्सिन। पहले हार्मोन का नाम क्या है, थायरोक्सिन। पहला हार्मोन है थायरोक्सिन और दूसरा है ट्राइडोथायरोनिन। दूसरा कौन सा है, ट्राइडोथायरोनिन। अब सुनिएगा भैया, दो बातें हैं अलग अलग। पहला तो भैया सबसे महत्वपूर्ण तो ये लिखा है, ये क्या कंट्रोल कर रहा है, आयोडीन। कहाँ है, गले में है। अगर आयोडीन की मात्रा गड़बड़ कर रही है तो इसका मतलब कौन सी ग्रंथि सही से काम नहीं कर रही, थायराइड ग्रंथि सही से काम नहीं कर रही। अच्छा, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि निकालती है। दूसरा है ट्राइडोथायरोनिन हार्मोन, ये भी कौन निकालता है, थायराइड ग्रंथि निकालती है। अब इन हार्मोन से कुछ रोग होते हैं, सुनिएगा ध्यान से। क्या पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं, ये जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की कमी से, हम ये भी कह सकते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। फिर सुनना क्या बोला, थायरोक्सिन की कमी से कह लो, थायरोक्सिन हार्मोन है ये, या हम क्या कह सकते हैं, आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले भैया जो रोग है इसको हम लोग बोलते हैं जड़ मानवता, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिनिज्म, जड़ मानवता। ये कौन सा रोग है, क्रिटिनिज्म। ये जड़ मानवता जो बीमारी है ये बच्चों को होती है। बच्चों को तब होती है जब बच्चे मां के गर्भ में होते हैं। अगर 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 प्रेगनेंसी के दौरान माताओं ने क्या नहीं खाया, आयोडीन नहीं खाया, और अगर आयोडीन नहीं खाया तो उनके जो बच्चे हैं उनमें एक बीमारी होने का खतरा है। वो बीमारी कौन है, जड़ मानवता, इसी को क्रिटिनिज्म कहते हैं। और इस बीमारी में बच्चे पूर्ण विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि इनमें कोई ना कोई विकार होता है। विकार का मतलब क्या कह सकते हो, शारीरिक कोई ना कोई कमी हो सकती है, मानसिक रूप से भी कमी हो सकती है। और मोस्ट ऑफ ऐसे बच्चे प्रजनन योग्य नहीं होते हैं, ये बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। अगर जन्म ले भी लिए तो हो सकता है मानसिक रूप से विकृत हो, हाथ पैर टेढ़े हो सकते हैं, ठीक है ना, और किसी भी अंग में कोई समस्या हो सकती है। ये हो सकता है वैसा सबको सही सलामत है लेकिन बीमार बहुत जल्दी जल्दी पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो समस्याएं हैं ये हो सकती हैं। ये बीमारी कौन सी है, जड़ मानवता, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म कहते हैं। त्वचा मोटी हो सकती है, सिर बड़ा हो सकता है। दूसरा भैया बीमारी का नाम है मिक्सेडिमा, मिक्सेडिमा, ये मिक्सोडिमा भी कहते हैं इसे। ये मिक्सोडिमा बीमारी वयस्कों को होती है। किसको होती है, वयस्कों को होती है। वयस्क बोले तो वैसा भी ये 24 साल के लड़के हैं, लड़के प्लस लड़कियां, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी आयोडीन की कमी से है। अब इस बीमारी में क्या होता है, वयस्क अवस्था में जो व्यक्ति है वो कैसा नजर आएगा, वृद्ध नजर आएगा, ठीक है ना। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे 22 साल 24 साल एज है उनकी और उनकी आधी ज्यादा बाल सफेद है। कौन सी बीमारी है ये, मिक्सेडिमा, आयोडीन की कमी है। दूसरी भाई साहब ऐसे हैं जिनकी उम्र तो 22 साल है, देखने से लग रहे हैं 32 साल के हो गए हैं, ठीक है ना, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एज दिखाई देती है। तो भाई साहब कौन सी बीमारी है, मिक्सेडिमा। थोड़ा सा काम करते हैं, रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर बढ़ जाती है। थोड़ा सा काम करते हैं, बीपी बढ़ जाता है, ठीक है ना, सांस लेने में तकलीफ है। थोड़ा सा काम करते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये जो समस्याएं हैं श्वसन दर की, ब्लड प्रेशर की और हार्ट बीट की, ये समस्याएं किस रोग में होती हैं, मिक्सेडिमा में होती हैं। और मिक्सेडिमा कैसे हो रहा है भाई साहब, ये आयोडीन की कमी से होता है। इसका सबसे अधिक एग्जाम में आने वाला है ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या कहते हैं, घेंघा। ग्वाइटर क्या कहते हैं, घेंघा। ये काई की कमी से होता है, थायरोक्सिन की कमी से, या दूसरा क्या कह सकते हो, आयोडीन की कमी से होता है। अच्छा, घेंघा बीमारी में होता क्या है भैया, घेंघा बीमारी में जो थायराइड ग्रंथि है, ये जो थायराइड ग्रंथि है इसका आकार कैसा होता है, आकार कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा। ये फूल कैसे हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और गर्दन में क्या निकल आता है, फोड़ा जैसा निकल आता है बड़ा सा। तो वो बीमारी कौन सी है, घेंघा। इसी को क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। घेंघा को क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। अब आगे सुनिए भैया, एक और रोग है, इसका नाम है
हाशिमोटो रोग। ये जो भैया हाशिमोटो रोग है ये वृद्धावस्था में होता है। ये कब होता है? वृद्धावस्था में होता है। वृद्धावस्था में होता है। अच्छा, वृद्धावस्था में कैसे होता है? जब हमारे शरीर में बुढ़ापे में थायराइड कैसी हो जाती है? कम। थायराइड कम का मतलब है कि आयोडीन की कमी है, थायरोक्सिन हार्मोन की भी कमी है, ठीक है ना। इस कमी में जब आयोडीन कम है, ध्यान समझना मैं क्या कह रहे हैं, जब आयोडीन कम है, जब आयोडीन कम है तो हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडी सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो सुरक्षा चक्र है, हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडी सिस्टम है, सुरक्षा चक्र है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो भाई साहब इस कम आयोडीन को भी दुश्मन मान लेती है कि भाई साहब ये बाहर से कोई आदमी चला आया है, ये हमें क्या पहुंचाने आया है? नुकसान पहुंचाने आया। इस कंडीशन में जो एंटीबॉडी है, ठीक है ना, वो भाई साहब इसका एंटीडोज बना देता है ऑटोमेटिक, इसका आयोडीन का, और वो जाके भाई साहब आयोडीन क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। बात समझना। नॉर्मल क्या कंडीशन है कि अगर हमारे शरीर में कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी ऐसा जंस पहुंचता है तो हमारा एंटीबॉडी सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या करता है? उसे रोकने का कार्य करता है। रोकने का मतलब क्या है? उसके जीवाणुओं, विषाणुओं, प्रोटोजोआ जो कुछ भी गया उसको मारने का प्रयास करता है। अगर आपकी एंटीबॉडी स्ट्रांग है तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि जो वायरस गया था, जो विषाणु गया था, उसको भाई साहब किसने मार दिया? आपके एंटीबॉडी ने मार दिया। ये इतना तक स्ट्रांग हो सकता है कि भाई साहब अगर आपको सांप ने काटा है, पॉइजन आपके शरीर में पहुंचा है, जैसे ही पॉइजन इंजेक्ट होगा वैसे ही आपकी बॉडी पॉइजन का एंटीडोज बनाने लगेगी, ऑटोमेटिक बनाती है। अगर पॉइजन का एंटीडोज बन गया, आपका एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो भाई साहब एंटीडोज इतना अच्छा बन जाएगा कि भाई साहब आपको कुछ भी नहीं होगा और अलग से दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इतना तक स्ट्रांग होता है। तो ये क्या करता है? ये आयोडीन को क्या कर देता है? मार देता है। जब ये आयोडीन को मार देता है तो इसी रोग को थायराइड की, ये पेपर में आता है, थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। कौन सा रोग है ये? हाशिमोटो रोग है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है? ये जो भैया है थायरोक्सिन। अब हम लोग बात करते हैं थायरोक्सिन की कमी से। कैसे? कमी से, या हम कह सकते हैं आयोडीन की कमी से। कौन कौन से रोग होते हैं? पहले रोग का नाम है भैया टॉक्सिक गोइटर। इसका नाम क्या है? टॉक्सिक गोइटर। ये सीधी सी बात। अच्छा, दूसरी बात सुनना, ये थायरोक्सिन की कमी तो ये हो गया थायरोक्सिन की अधिकता से। ये कैसे है? थायरोक्सिन की अधिकता से। अच्छा, थायरोक्सिन की अधिकता कह सकते हैं हम, अधिकता, या हम इसे काय की अधिकता कह सकते हैं? आयोडीन की अधिकता भी कह सकते हैं। अच्छा, आयोडीन की अधिकता होगी कहां से? पहला कंडीशन तो भाई साहब यही है कि अगर आप अपने खाने में प्रतिदिन आयोडीन ज्यादा खाते हैं तो कौन सी समस्या है? आयोडीन बढ़ जाएगी। थायरोक्सिन हार्मोन भी अधिक स्रावित होता है, आप आयोडीन भी ज्यादा खाते हैं तो भाई साहब आयोडीन की मात्रा शरीर में क्या होगी? बढ़ जाएगी। आयोडीन अधिक भी नुकसानदायक है और आयोडीन ना खाना भी नुकसानदायक है। इस अधिकता से पहला कौन सा रोग है? टॉक्सिक ग्वाइटर। इसमें भाई साहब जो पेशेंट है उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें जो रेस्पिरेशन रेट है, श्वसन दर है, वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। और हार्ट बीट भी क्या करती है? बढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं? टॉक्सिक ग्वाइटर कहते हैं। दूसरी जो रोग है, इस दूसरे रोग का नाम है एक्सोपैथेलेमिया। इसे ऐसे एक्सोपैथेलेमिया। इसमें क्या होता है भैया? नेत्र फूल कर नेत्र गोलक से कहां निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। जो भाई साहब आपने कारनामा किया होता बचपन में, क्या कारनामा है? आंखें निकाल के कंचे खेलने वाला। इसमें भाई साहब आंखें निकालने की आवश्यकता नहीं है। अपने विरोधी व्यक्ति को आयोडीन खिलाना है और आयोडीन इतना खिला दो कि भाई साहब उसको क्या हो जाए? एक्सोपैथेलेमिया। इतने में इसका नेत्र फूल कर और नेत्र गोलक से अपने आप कहां निकल आएगा? बाहर निकल आएगा। और ये बीमारी कौन सी है? एक्सोपैथेलेमिया है। ये बीमारी कौन सी है? एक्सोपैथेलेमिया है। और ये बीमारी भैया कैसे होती है? तो ये बीमारी आयोडीन की अधिकता से होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सुनना, फिर से क्या बोला? थायराइड ग्रंथि क्या करती है? आयोडीन को कंट्रोल करती है। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ है? ये भैया हमारे शरीर में कहाँ है? गले में है। कहाँ है? गले में। इसके बाद इसका आकार कैसा है? तितली। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड है। ये दो हार्मोन निकालती है। पहला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। और दूसरा हार्मोन कौन सा है? ट्राइडोथायरोनिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है?
कल से क्लास में ही लिखवाया जाएगा, ठीक है। दूसरा हार्मोन भैया कौन सा है? ट्राइडोथायरोनिन हार्मोन, ठीक है ना। इसके बाद भैया, इसके बाद अगला आता है, इसे हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, ठीक है। अच्छा, अब पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ है? जो थायराइड ग्रंथि है, उस थायराइड ग्रंथि के पीछे, थायराइड ग्रंथि के पीछे चारों कोनों पर, चारों कोनों पर कौन सी ग्रंथि बैठी है? पैराथायराइड बैठी है। यानी थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे चारों कोनों पर कौन सी ग्रंथि है? पैराथायराइड ग्रंथि है। ये जो भैया पैराथायराइड ग्रंथि है, हम ये कह सकते हैं यह ग्रंथि 4 पिंडों से मिलकर बनी है। कैसे मिलकर बनी है? 4 पिंडों से मिलकर बनी है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण भैया, ये ग्रंथि जो है ये क्या कंट्रोल करती है? तो भाई साहब, ये ग्रंथि हमारे शरीर में क्या कंट्रोल करती है? कैल्शियम। क्या कंट्रोल करती है? कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। कैसे नियंत्रित करती है? कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। कोई समस्या इतनी बात में? अच्छा, जब अब ये नियंत्रण होता कैसे? बहुत शॉर्टकट में समझना। अगर हम लोग बात करें, हमारे शरीर में हड्डियां पड़ी हैं, हड्डियां हैं, ठीक है ना। और हड्डियों के साथ साथ कौन है? ब्लड है। हड्डियों के साथ साथ कौन है? ब्लड है। अच्छा, कैल्शियम हड्डियों में क्या है? भर भर के कैल्शियम है। और हमारे शरीर में अगर किसी ऑर्गन को कैल्शियम चाहिए, तो वो कैल्शियम लेके कौन भाग रहा है? ब्लड। बताया था भैया, कुछ भी हो, चाहे विटामिन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, आयोडीन हो, कुछ भी अगर बॉडी में अगर चाहिए, ये भाई साहब लेके कौन घूमता है? ब्लड। एक और बताया था, ऑक्सीजन को भी लेके कौन घूमता है? ब्लड। ऑक्सीजन हमारे शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बैठी है। अच्छा, इसके बाद भैया, अब अगर हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा है, तो ये कैल्शियम किसके पास जाएगा? ब्लड के पास। ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो किसके पास जाएगा? हड्डियों के पास। तो कैल्शियम मेंटेन बना रहे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पैराथायराइड ग्रंथि जिम्मेदार है। कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? ये 2 हार्मोन निकालती है। कितने हार्मोन निकालती है? 2 हार्मोन। पहले हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन। पहले हार्मोन का नाम क्या है? पैरा हार्मोन। और दूसरे हार्मोन का नाम है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। दूसरे हार्मोन का नाम क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। अब सुनना, दोनों का काम क्या क्या है, बहुत शॉर्टकट में 2 लाइन में समझना। हमारे शरीर में अगर हड्डियों में कैल्शियम कम है, सुनिएगा ध्यान से, अगर हड्डियों में कैल्शियम कम है, ठीक है ना। अब हड्डियों में अगर कैल्शियम कम है, सीधी बात, ब्लड में ज्यादा है, ठीक है ना। तो ब्लड में अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, तो जो पैराथार्मोन है, ये जो पैराथार्मोन है, ये भाई साहब इसका श्रावण कम होगा। तो सुनना क्या बोला, अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो पैराथार्मोन कम निकलेगा, थायरोकैल्सिटोनिन अधिक निकलेगा। उल्टा कर दो, ब्लड में कैल्शियम कम है तो अधिक कौन निकलेगा? पैराथार्मोन। कम कौन सा निकलेगा? थायरोकैल्सिटोनिन। इसको भूल जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब असली बात सुनना भैया, यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारी हड्डियों और ब्लड में कैल्शियम को कंट्रोल कौन करता है? पैराथायराइड ग्रंथि। अगर पैराथायराइड ग्रंथि के दोनों हार्मोन अनबैलेंस हो जाएं, और अनबैलेंस हो जाएंगे तो भाई साहब एक रोग होता है, इस रोग का नाम है ऑस्टियोजेनेसिस। क्या नाम है इसका? ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस जो है, यही में हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर पड़ जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात सुनना भैया, क्या कह रहा है, हड्डियां, सुनना ध्यान से, अगर हड्डियों में कैल्शियम का गड़बड़ है, ब्लड में कैल्शियम का गड़बड़ है, अगर ब्लड में कैल्शियम बढ़ गया तो भाई साहब इस ब्लड को फिल्टर कौन करेगा? किडनी। कौन करेगा? किडनी। और किडनी यही कैल्शियम क्या कर लेंगे? फिल्टर। और जैसे ही किडनी इस कैल्शियम को फिल्टर करेंगी, वैसे ही किडनी में क्या पड़ेंगे? पत्थर, स्टोन। ये भाई साहब स्टोन काय का बना है? काय का बना है? ये बना है भैया कैल्शियम ऑक्सिलेट का। काय का बना है? ऑक्सिलेट। काय का बना है? कैल्शियम ऑक्सिलेट का बना है। ये पत्थर काय का बना है? कैल्शियम ऑक्सिलेट का बना है। अच्छा, अब दूसरी बात सुना, बहुत महत्वपूर्ण, ये जो दोनों हार्मोन है, पैराथार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, ये क्या कंट्रोल कर रहे हैं? कैल्शियम को। जब कैल्शियम को ये दोनों कंट्रोल करते हैं, उस समय इनकी सहायता करता है विटामिन डी। फिर सुनना, पैराथायराइड ग्रंथि के जो दोनों हार्मोन हैं,
जब ये कैल्शियम को कंट्रोल करते हैं तो इनको कंट्रोल करने में कौन सहायता करता है? विटामिन डी। काम किसका है? हार्मोन्स का। काम किसका है? हार्मोन्स का। लेकिन सहायता करने कौन आया है? विटामिन डी। यानी कि हार्मोन्स का काम था, सहायता करने आया विटामिन डी। अब सहायता करने अगर विटामिन डी आया तो इसी को क्या बोला जाएगा? हार्मोन विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से जानते हैं? विटामिन डी। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई साहब ये कैल्शियम के को नियंत्रित करने में पैराथार्मोन और थायरोकैसिटोनिन हार्मोन के साथ में काय की तरह कार्य करता है? हार्मोन की तरह कार्य करता है। इसीलिए विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए विटामिन डी को क्या कहते हैं? हार्मोन विटामिन कहते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसको हिंदी में भैया कहते हैं परावटु ग्रंथि। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? परावटु ग्रंथि कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? परावटु ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि आयोडीन कंट्रोल करती है। पैराथायराइड ग्रंथि क्या कंट्रोल करता है? कैल्शियम। और अच्छा, इसके बाद भैया ये कहाँ स्थित है? थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे। और ये कितने पिंडों के रूप में है? 4 पिंडों के रूप में स्थित है। ठीक है। इसके बाद भैया ये 2 प्रकार के हार्मोन निकालती है। पहला हार्मोन कौन सा है? पैराथार्मोन। और दूसरा हार्मोन कौन सा है? थायरोकैसिटोनिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है? थायरोकैसिटोनिन हार्मोन। इसके बाद भैया आती है एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड, इसे बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। इसे हिंदी में कहते हैं क्या है? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि। अच्छा, वृक्क का मतलब क्या है? गुर्दा। वृक्क का मतलब क्या है? किडनी। तो ये इन ग्रंथियों की संख्या कितनी है? 2। कहाँ है ये? किडनी के ऊपर। कहाँ है ये? किडनी के ऊपर है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद भैया ये जो ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है ना। इसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। ठीक है ना। इसे तनाव की ग्रंथि भी कहा जाता है। तनाव की ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके बाद भैया ये तनाव के समय, भय के समय, उत्तेजना के समय, डर के समय अधिक एक्टिवेट रहती है। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि जो है भैया, इसके 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। बहुत शॉर्टकट में समझना। पहला है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है। और दूसरा भैया भाग है इसका एड्रिनल मेडुला। ठीक है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला है मिनरलोक्वार्टिकोट्रोपिक। दूसरा है ग्लूकोक्वार्टिकोट्रोपिक। तीसरा है जनन हार्मोन। मिनरल्स को कौन कंट्रोल करता है? मिनरलोक्वार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो हम खाते हैं ग्लूकोज वाला, उसे कौन कंट्रोल करते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और जनन कार्यों को कंट्रोल करता है जनन हार्मोन। अब फिर से सुनना भैया, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है भैया, इस एड्रिनल कॉर्टेक्स से 20 से अधिक हार्मोन निकलते हैं। फिर सुनना भैया, इसे जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहा जाता है। किसे? एड्रिनल को जीवन रक्षक ग्रंथि। इससे 20+ हार्मोन निकलते हैं। इन हार्मोन्स को 3 भागों में बांटा गया है। मिनरल कंट्रोल करेंगे, ग्लूकोज कंट्रोल करेंगे और जनन कार्यों को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, इसके बाद भैया एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन हैं। एक का नाम है एपिनेफ्रीन हार्मोन और दूसरे का नाम है नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन। दोनों में अंतर समझना पहले तो। ये एपिनेफ्रीन हार्मोन जो है, इसी को हम लोग एड्रिनल हार्मोन कहते हैं। यही पेपर में आता है। ये जो एपिनेफ्रीन हार्मोन निकाला है नंबर 1 पर, इसी का दूसरा नाम क्या है? एड्रिनल हार्मोन। अच्छा, अब सुनना भैया ये क्या करता है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। लड़ो या उड़ो, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाइट और फ्लाई हार्मोन। इसे तनाव का हार्मोन कहते हैं। इसे तनाव का हार्मोन कहते हैं। उत्तेजना, डर, किसी को भय कह सकते हो, क्रोध। ठीक है ना। इसके बाद भैया
इन स्थितियों में अधिक स्रावित होता है। कैसे स्रावित होता है? ज्यादा स्रावित होता है। इसके बाद भैया अगर अचानक से हार्ट बीट रुक जाए, अगर अचानक से हार्ट बीट रुक जाए, अचानक से हार्ट बीट रुक जाए तो भाई साहब कौन सा हार्मोन? एपिनेफ्रिन हार्मोन दोबारा से हार्ट बीट को क्या करता है? चालू करता है। और चालू करने के चक्कर में इसे क्या कहते हैं? जीवन रक्षक ग्रंथि कहते हैं। फिर सुनना क्या बोला? अगर अचानक से हार्ट बीट रुक जाए, उस हार्ट बीट को चालू कौन कराता है? एपिनेफ्रिन हार्मोन। इसे क्या बोलते हैं? एड्रिनल हार्मोन। और इसी के चक्कर में इसे क्या कहते हैं? इसे जीवन रक्षक ग्रंथि या जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। ये काम किसका है? तो किसका है? एपिनेफ्रिन हार्मोन का है। या हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम क्या कह सकते हैं? एड्रिनल हार्मोन कह सकते हैं। ठीक है, इतने में कोई समस्या? तेज बोलो। आपातकालीन भी इसीलिए कहते हैं इसे, ठीक है ना? ये आपातकाल में ज्यादा और निकलता है। आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां समस्याएं, इसके ऊपर कई सारी पिक्चरें बनी हैं कि अगर एड्रिनल हार्मोन को बहुत फास्ट कर दोगे तो आदमी क्या हो जाएगा? एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट समझते हो ना? जैसे कि अचानक से आपने कोई कार्य कर दिया, ठीक है ना? आपने गुस्से में आके कोई कार्य कर दिया, ठीक है ना? बाद में सोचा कि बोला गड़बड़ कर दिया, ऐसा नहीं करना था, तो वो जबरदस्ती में करवाने वाला कौन है? वैसे आपस में बोलचाल में क्या बोलते हैं? उत्तेजना में आके कर दिया, ठीक है ना? मतलब किसी ने गाली दी तो कल बहुत से पत्थर पड़ा तो उसके सर में फोड़ दिया, ठीक है ना? ये आपने सोचा नहीं कि इसके बाद क्या होगा, ये बात रास्ते में घेर के मैं जगह जगह से फोड़ेगा, ये बाद में दिमाग में आता है। तब उसके पैर से तो भैया आप गलती हो गई, आपकी बात मान जाओ, दवाई करवा देंगे, ठीक है ना? तो वो हार्मोन कौन है? एड्रिनल हार्मोन है। वो हार्मोन कौन है? एड्रिनल हार्मोन है। वो हार्मोन कौन है? एड्रिनल हार्मोन है। अगला भैया है, बहुत छोटा सा है, मेलानोसाइट हार्मोन। इसका एक लाइन सुनना भैया। हमारे शरीर में जो तिल हैं, दाग हैं, दाग का मतलब क्या है? रंग। काय का रंग है भैया? ये त्वचा का रंग है। काय का रंग है? ये भाई साहब किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। काय कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। काय कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। इसके बाद भैया एक अभी बताया था पीनियल काय, पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं। हमारे इससे जो हार्मोन है इसे बोलते हैं पीनियल काय। आप समझना भैया, हमारे शरीर में आत्मा का स्थान ये क्या है? पीनियल काय है, पीनियल ग्रंथि, ठीक है ना? और एक और बताया था, अगर किसी के साथ ये लिख के आ जाए ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होगी? फिर पीनियल ग्रंथि होगी। इसे जैविक घड़ी का मतलब समझना। आप रात में सोते टाइम सोचो कि भाई साहब मुझे 5 बजे सो के उठना है, और आपकी आंखें 5 बजने में 5 मिनट पहले खुल जाएं, तो वो भाई साहब करवाने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है। ये ऑटोमेटिक अलार्म लगाती है आपके शरीर में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं। अगला भैया है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, ये थाइमस जो ग्रंथि है, इस थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन है? थाइमोसिन हार्मोन। ये भैया जो थाइमोसिन हार्मोन है, ये बच्चों में अधिक निकलता है। यानी इस ग्रंथि का जो आकार है ये बच्चों में कैसा है? ज्यादा है। ये एंटीबॉडी बनाती है बच्चों में। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन। बच्चे सब कुछ गंदा मुंह में रख लेते हैं, कितने खिलौने खेलते हैं सब मुंह में डाल देते हैं, हाथ गंदे करके मुंह में रख लेते हैं, और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते। वो जो बीमार नहीं पड़ते हैं उसमें कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? थाइमोसिन हार्मोन। ये जीवाणुओं को मारता है। छोटे बच्चे में ज्यादा होता है। एक प्रश्न पेपर में आता है, किस ग्रंथि के विलुप्त होने से बुढ़ापा आता है? तो भैया ये जो बुढ़ापा वाली ग्रंथि है वो कौन है? थाइमस ग्रंथि है। इसका आकार बच्चों में बड़ा होता है, और जो बुजुर्ग जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, कौन गायब होता चला जाएगा? थाइमस ग्रंथि जो है गायब होती जाएगी। यह ग्रंथि सीने में है, चेस्ट में। ये ग्रंथि कहाँ है? चेस्ट में है, सीने में स्थित है, ठीक है ना? तो इस ग्रंथि का नाम क्या है? थाइमस ग्रंथि है। ये एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, और एंटीबॉडी बनाने के साथ साथ ये बच्चों में जीवाणुओं को मारने में, रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करती है, या जीवाणुओं के लिए एंटीबॉडी एंटीजन बनाने का काम करती है। इसके बाद भैया इसके बाद आती हैं जनन ग्रंथियां। इसके क्या आती हैं? जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां, इन्हें गोनेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोनेट्स। ये जनन ग्रंथियां भैया 2 प्रकार की हैं मुख्य रूप से।
पहला हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें आएगा भैया अंडाशय, और दूसरा होता है वृषण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं? ओवेरी। और इसको बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है ना। ये किसमें है? महिलाओं में, और ये किसमें है? पुरुषों में है। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं। ये जो महिला हार्मोन है, महिला हार्मोन, इसमें भैया कौन कौन प्रमुख है? पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा कौन है? प्रोजेस्टेरॉन, और तीसरा है रिलैक्सिन। सबसे पहला क्या लिखा है भैया? एस्ट्रोजन। सुनिएगा ध्यान से। ये जो भैया एस्ट्रोजन है, ये अंडाणुओं को निर्माण करने में सहायक करता है। तो अंडाणुओं के निर्माण में, एक्स को बनाने में कौन सहायक है? एस्ट्रोजन। कौन सहायक है? एस्ट्रोजन। ठीक है ना। इसके बाद भैया आता है प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। ये भाई साहब प्रोजेस्टेरॉन जो है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ही प्रेगनेंसी होती है। अगर ये हार्मोन गड़बड़ कर जाएगा तो भाई साहब उस माता या बहन की प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ठीक है ना। फिर इसके लिए अलग से दवाई चलती है। रिलैक्सिन हार्मोन बच्चे के जन्म में सहायक है। क्या में सहायक है? जन्म में। ये गर्भाशय ग्रीवा जो होती है, ठीक है ना, उसको भाई साहब क्या करता है? स्टिच्यूअल बनाता है। तो ये बच्चे के जन्म के समय रिलीज होता है, और इसका नाम क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन है। इसके बाद भैया पुरुषों की बात करते हैं। पुरुषों की अगर बात करें तो एक ही हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। स्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ होता है? पुरुषों में होता है। पुरुषोचित जो लैंगिक लक्षण हैं, उनको कंट्रोल करना या बनाने का काम किसका है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का है। आवाज मोटी होना, कंधे चौड़े होना, ये सब भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। शरीर पर बाल होना, ये सब भी इसी के अंतर्गत आता है। तो पुरुषों के लिए जनन हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना। ये कहाँ बनता है? वृषण में। और महिला हार्मोन कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ये काय में है? तो काय में है? महिला में है। ठीक है ना। इसके बाद भैया आता है मिश्रित ग्रंथि। कौन सी है मानव शरीर की? तो भैया मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय है। अग्नाशय। ये भैया अग्नाशय बोलेंगे पैनक्रियाज। ये कैसी ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे बड़ी? मिश्रित ग्रंथि है। इसका लगभग 99% भाग कैसा है? बहिस्रावी, और 1% कैसा है? अंतःस्रावी। इससे दो हार्मोन निकलते हैं। पहले एंजाइम बता दो कौन से निकलते हैं? कोई बताएगा? पढ़ा चुके हैं। लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम क्या पचाता है? बसा। ये बसा को फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल में तोड़ता है। इसके बाद दूसरा है ट्रिप्सन। ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशयी। इससे क्या निकलता है? अग्नाशयी रस। इसे पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अच्छा, इससे ये तो एंजाइम हो गए। अब हार्मोन की इसमें स्थित है कौन? लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं। ये जो लैंगर हैंस की दीपिकाएं हैं, इनकी खोज किसने की है? पॉल लैंगर हैंस ने। किसने की है? पॉल लैंगर हैंस ने। अच्छा, ये 3 प्रकार से हैं, अल्फा, बीटा और गामा कोशिका। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। ठीक है ना। ये कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से निकलता है ग्लूकोगॉन। क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन। ठीक है ना। बीटा से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और भैया जो गामा कोशिकाएं हैं, इनसे भैया क्या निकलता है? सोमेटोस्टेरिन। सोमेटोस्टेरिन। अच्छा, इसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट, इसको उठा लो, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की है? फ्रेडरिक वेंटिक और चार्ल्स वेस्ट। कब खोज हुई है? 1921 में। इसी की कमी से, इंसुलिन से कौन सी रोग हैं? इसी को मधुमेह कहते हैं, इसी को शुगर कहते हैं, इसी को डायबिटीज कहते हैं। ये दोनों प्रकार की हैं, हाइपर और हाइपो, हाई शुगर और लो शुगर। इसका इंजेक्शन, काय का इंजेक्शन? इंसुलिन का है।
कौन बनाया है? लियोनार्ड थॉम्पसन। इसका इंजेक्शन कौन बनाया? लियोनार्ड थॉम्पसन, ये बनाया था 1922 में। तो इंसुलिन दो प्रकार की है, हाई और लो, ठीक है ना। एक होता है हाइपर और दूसरी क्या है? हाइपो, ठीक है ना। अच्छा, इसी को मधुमेह कहते हैं, इसी को शुगर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। यानी अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। इससे एंजाइम भी निकलते हैं और इससे क्या निकलता है? हार्मोन भी निकलता है। हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है? अग्नाशय से। अग्नाशय में लैंगर हैंस की जो दीपिकाएं हैं, इनकी बीटा